दिल्ली में प्रदूषण से हालात हुए गंभीर, सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता। उठाए गए प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई बड़े कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहोदरी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, हमने 10 विश्वविद्यालय और 10 मेडिकल कॉलेज बनवाए, जो कि हमने 2017 के घोषणा पत्र में कहा था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत निजी क्षेत्र की पहली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का किया उद्घाटन। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एक बार फिर से बेहाल है, जैसा कि साल के इस समय होती है, लेकिन हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर स्थिति की बात कही है। अब एक बार फिर से आनन फानन में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्या है वो कदम और हालात कितने गंभीर हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट में। दिल्ली और एनसीआर की बिगड़ती हवा पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त दिखा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। उन्होंने कहा कि हालात जिस तरह खराब है, उससे निपटने के लिए सरकार को 2 दिन के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा दिल्ली में उद्योग, पटाखे और डस्ट प्रदूषण के कारण है। अदालत ने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं। केंद्र और राज्य बिना एक दूसरे पर दोष मढ़े इमरजेंसी कदम उठाए। दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने राष्ट्रीय राजधानी में सारे स्कूल खोल दिए हैं और अब वे भी प्रदूषण की चपेट में हैं। ये केंद्र का नहीं बल्कि आपका न्याय क्षेत्र है। उस मामले में क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। आनन फानन में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि वर्चुअल क्लासें चलती रहेंगी। 14 से 17 नवंबर तक निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 1 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम किया गया है, जबकि निजी दफ्तरों को यथासंभव वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन की सलाह पर केजरीवाल ने कहा कि इस विकल्प पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे शीर्ष अदालत को सौंपा जाएगा। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र और दूसरी सरकारों पर दोषारोपण कर रही है। इससे बात नहीं बनेगी। बहुत चिंता का विषय है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल एक बहुत तेजी से बढ़ गया है और दिल्ली एक गैस चेंबर में बदल गई है। लोगों को उस गैस चेंबर में रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है और जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो काम न करने का नियत है या अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो सिर्फ केंद्र सरकार है दूसरी सरकार पर दोषारोपण करते, इससे बात बनने वाली नहीं है। कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से लोगों को परेशान कर रही है। शनिवार को हालात तो और भी खराब हो गए। प्रदूषण के बढ़ने के बाद अस्पतालों में सांस की तकलीफ से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वो पेशेंट जिनको की सांस की तकलीफ है या वो पेशेंट जिनको की पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको की सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है। यहाँ का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली का एनसीआर में भी पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। रोज निकलता हूँ, लेकिन खतरनाक तो है सर, क्या सेहत के लिए तो बहुत खतरनाक, थोड़ा आंखों में जलन होती है। दरअसल अब सवाल उठता है कि आखिर हर साल इसी समय दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या होती है, तो इसको लेकर पहले से क्या कदम उठाए जाते हैं और उनकी असफलता का कारण क्या है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते बाजार के परिणामों पर व्यापक स्तर पर चर्चा की गई। इस बैठक को अनियमित क्रिप्टो बाजार के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के बढ़ावा देने की आशंकाओं की चिंता के बीच अहम माना जा रहा है।
सूत्रों ने कहा है कि बैठक में लुभावने विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने के प्रयासों को रोकने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। क्रिप्टो करेंसी को लेकर पीएम की बैठक से पहले आरबीआई, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी इस पर व्यापक विचार विमर्श कर चुका है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर हुए फैसलों और चलन पर भी चर्चा हुई है। अनियमित क्रिप्टो बाजार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाला अवसर नहीं बनने दिया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक यह आम राय है कि सरकार इस बारे में कदम उठाएगी, वो प्रोग्रेसिव और भविष्य को ध्यान में रखकर होंगे। सरकार इस बारे में विशेषज्ञों और अन्य स्टॉक होल्डरों से लगातार चर्चा करती रहेगी। भाषाएं जितनी सशक्त और समृद्ध होती हैं, उतनी ही संस्कृति और सभ्यता विस्तृत और सशक्त होती है। शायद इसीलिए काशी में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि हिंदी और स्थानीय बोलियों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि पूरक हैं और ये मौलिक चिंतन के लिए बेहद जरूरी है। काशी में शनिवार को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। राजभाषा सम्मेलन का दिल्ली के बाहर ये पहला आयोजन है। सम्मेलन का शुभारंभ करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो देश अपनी भाषा खो देता है, वो देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने मौलिक चिंतन को भी खो देता है। और जो देश अपने मौलिक चिंतन को खो देता है, वो दुनिया को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने याद दिलाया कि हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। मैं बचपन से देखता था कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो एक लघुता ग्रंथि की निर्मित बच्चे के मन के अंदर हो जाती, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर और देश भर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए उपायों को अहम बताया। भारत में भाषाओं की शानदार विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लिपिबद्ध भाषाएं भारत में हैं। उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। अमित शाह ने कहा कि भाषा जितनी सशक्त और समृद्ध होगी, उतनी ही संस्कृति व सभ्यता विस्तृत और सशक्त होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपनी भाषा से लगाव और अपनी भाषा के उपयोग में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह गौरव का विषय है। उन्होंने गृह मंत्रालय और कई विभागों में राजभाषा के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदी की उपेक्षा को इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली के बाहर सम्मेलन के आयोजन में 75 साल लग गए। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी, लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए। सम्मेलन के दौरान कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। इनमें वैश्विक संदर्भ में हिंदी के सामने चुनौतियां विषय पर भी चर्चा शामिल है। साथ ही भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा और संस्कृति के निर्माण में हिंदी की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है और न्यायपालिका में हिंदी के प्रयोग पर भी चिंतन हो रहा है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली के गलियारों से बाहर आयोजित करने का निर्णय 2019 में किया गया था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से इस पर अमल नहीं हो पाया था। उत्तर प्रदेश की विकास की गाथा में कुछ पन्ने और जुड़ गए हैं, जहां शिक्षा के मंदिर, किसानों के उत्थान और कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा भी शामिल था। इन मायनों में गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा बेहद खास हो गया है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। करीब 50 एकड़ में विश्वविद्यालय को महाराजा सुहेलदेव के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को आतंकवादियों की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, आज उसी आजमगढ़ में मां सरस्वती का मंदिर विश्वविद्यालय बन रहा है। यह परिवर्तन की शुरुआत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर
आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। राज्य की योगी सरकार की सराहना करते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो वहीं परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी विराम लगा है। 2017 के पूर्व प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर। उत्तर प्रदेश की बस्ती पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेल महाकुंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और दंगा मुक्त बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल में कहीं माफिया दिखाई पड़ता है क्या? माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो पलायन कराने आए थे, योगी जी ने यूपी में उनका पलायन करा दिया है। इस मौके पर गृहमंत्री ने किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। यूपी में अगले साल के प्रारंभ में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने दावों से जनता को रुझाने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा अपनी 5 साल की सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने में लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पहली निजी क्षेत्र की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस इंडस्ट्री से यहां शुरुआत होने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। इतना ही नहीं, 10,000 से ज्यादा एमएसएमई रक्षा उत्पादन से जुड़ी हैं। पीटीसी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस एप्लीकेशन के लिए क्रिटिकल ऑनलाइन फिटिंग्स, जिसे ओएलएफ कहते हैं, का क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और इन क्रिटिकल ओएलएफ के मामले में हम अभी तक बाहर के देशों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन इस काम को पीटीसी ने प्रारंभ किया है। ऐसे में यह क्लियरेंस मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता में बड़ा कदम साबित होगा। पिछले कुछ सालों में खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा सहित कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। पहली बार 12 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करने वाले 10 एथलीट और पैरा एथलीट को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में एथलेटिक्स में देश को पहला पदक दिलाने वाले स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन, हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली गोलकीपर श्रीजेश पियार,
पैरा शूटिंग में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतने वाली अवनी लेखरा, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतली को राष्ट्रपति द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, महिला क्रिकेटर मिताली राज और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 35 खिलाड़ियों को खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व कौशल, खेल भावना तथा अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एथलीटों में सबसे पहले एथलीट अर्पिंदर सिंह को पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सिमरनजीत कौर, शिखर धवन, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नरवाल, हिमानी उत्तम परब, अभिषेक वर्मा, अंकित रैना, दीपक पुनिया, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह को छोड़कर टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली सभी पुरुष हॉकी इंडिया के सदस्यों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले सुहास यतिराज, सिंहराज अधाना, भाविना पटेल, हरविंदर सिंह और शरद कुमार ने भी अर्जुन पुरस्कार हासिल किया। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार TP ओसफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आशान कुमार और तपन कुमार पाणिग्रही को मिला। वहीं नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राधा कृष्णन नायर P, संध्या गुरंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नौटियाल और सुब्रमण्यम रमन को दिया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार लेख केसी, अभिजीत कुंटे, दविंदर सिंह गर्चा, विकास कुमार और सज्जन सिंह को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां बुंदेलखंड की तरफ रुख कर रही हैं। इसी क्रम में आज अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनपद के नरैनी कस्बे में विजय संकल्प रैली के अंतर्गत विशाल जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में एक बड़ी योजना अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का सबसे अधिक लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने अपना पूरा जीवन दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए समाज के हक, अधिकार और सम्मान के लिए समर्पित किया और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा तक हमारा एक एक सिपाही जो इन दोनों सदनों में बैठा हुआ है, उसने सिर्फ पिछड़े, कमेरे, दबे कुचले दलित समाज की आवाज को, आदिवासी समाज की आवाज को उठाने का काम किया है। और ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका निपटारा आज भारत की सरकार ने किया है। मैं आपको हालिया उदाहरण देना चाहती हूं। जो सालों से एक समस्या, पिछड़े समाज के जो अभ्यर्थी हमारे मेडिकल की नीट की परीक्षा में लगातार उस इम्तिहान को दे रहे थे, वर्षों से यह मामला लटका हुआ था कि नीट की परीक्षा के तहत जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको ऑल इंडिया कोटा में जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू नहीं था। और मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि पूरी मजबूती से हमने इसके लिए आवाज उठाई है और आज ऑल इंडिया कोटा के तहत नीट की परीक्षा में MBBS और PG में पिछड़ों का 27% का आरक्षण लागू करने का काम भारत की सरकार ने किया है। अमेठी पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली राजीव गांधी पेट्रोलियम और औद्योगिक संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 258 छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि यहां के युवा छात्र, अध्यापक और सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को नया पंख देंगे। तेल और गैस के बढ़ते दामों पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बढ़ते दामों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में दीक्षांत समारोह था। 2 साल का, क्योंकि कोविड के कारण ये प्रोग्राम हुआ नहीं था। इस दीक्षांत समारोह में
लड़कों को सर्टिफिकेट दिया गया और मैंने देखा कि बहुत लोगों को नौकरी, क्योंकि मैं कहा कि 2 साल का दिया गया था कि हमारी बहुत सी ऐसे ऑयल कंपनी हैं, इंडियन ऑयल है, हमारी गेल है, हमारी ऑल इंडिया है, हमारी ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो यहाँ से निकलने के बाद उन लोगों को नौकरी हो जाती है। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में बने नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद में कोऑपरेटिव की सोसाइटियां और बैंक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। प्रदेश भर में कोऑपरेटिव बैंकों की जारी की गई रैंकिंग में जनपद जालौन को 9वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, जिसका लाभ सोसाइटियों व किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार गाय के गोबर से आधुनिक पेंट बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस उद्योग की स्थापना से अन्ना पशुओं से निजात मिलेगी। अन्ना पशुओं के गोबर से ही ये पेंट निर्मित किया जाएगा। एक आविष्कार नया हुआ है, ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को, और उसमें जो हमारे अन्ना पशु है या हमारी गाय है, आदिकाल से उसका गोबर उपयोग में आता था, कहीं उपले बनाने में, कहीं दीवारों पर पोताई के उसमें। तो अब नया जो पेंट एक बनाया जा रहा है, वो पेंट ऐसा पेंट होगा तो इन पेंटों से अच्छा होगा, और उसमें खुशबू होगी, और साथ साथ में उसमें तुरंत बाद आप लोग देखते हो कि कोई कमरा पोताई के बाद लोग हाल के हाल नहीं बैठ सकते, लेकिन जो गोबर का पेंट बनेगा, उस पेंट से हमारे जो अन्ना पशु है उनके गोबर का भी उपयोग होगा, किसान को भी उससे लाभ मिल जाएगा, और हमारे जो घरों में जब उसका पेंट लगेगा तो निश्चित ही वो सुविधाई हो। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कन्नौज जिले के सिमरिया गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। खाद की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि खाद की कमी कहीं नहीं है, निर्बाध आपूर्ति के लिए सभी अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2017 में योगी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और माफियाओं पर अंकुश लगा है। देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो माननीय मोदी की सरकार में, योगी सरकार नहीं है। अब इससे पहले का समय देख लें, और क्योंकि पहले भ्रष्टाचार ज्यादा होता था, तो 2017 का चुनाव आया था, तो हमने नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। यहाँ की महान जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और स्पष्ट बहुमत की सरकार ही नहीं, 325 सीटों के साथ स्पष्ट प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का वक्तव्य दिया था। और हम कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार में कमी की है, और जिस तरह से गुंडागर्दी होती थी, माफियागिरी होती थी, उसको ठीक करने का काम किया है। और आज अमन चैन के साथ में प्रदेश की जनता है, और विकास हम दोनों सरकारों के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, करेंगे। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में युद्ध स्तर पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महोबा कार्यक्रम को लेकर संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में केंद्र व प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा महोबा जिले की लाइफलाइन अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर व बांदा जिले के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड के चतुर्दिक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कृत संकल्पित है, और उसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है बुंदेलखंड को, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास हो रहा है। और उसी में अर्जुन सहायक परियोजना, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके माध्यम से महोबा, हमीरपुर और बांदा के किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा। उस परियोजना को भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार ने पूरा किया है। उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 19 तारीख को महोबा की धरती पर पधार रहे हैं। और जिस तरीके से हर घर नल जल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत दिया है,
और अटल भूजल योजना के तहत वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था किया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराई है। और इसके साथ साथ केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से समझौता हो गया है, इन सब चीज़ों से हमारे बुंदेलखंड के पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। नदियों के संरक्षण के साथ ही स्वच्छता की अलख जगाने के लिए सेना की गंगा मशाल यात्रा के प्रयागराज संगम तट पर पहुंचने पर उसका स्वागत किया गया। ये मशाल यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई थी और समापन गंगा सागर के तट पर होगा। इस अवसर पर 11 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पेंटिंग और गीतों के माध्यम से गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल और मेयर अभिलाषा गुप्ता भी मौजूद रहीं। सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि यदि हम नदियों को बचा रहे हैं तो अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। इनके दूषित होने से हमारी संस्कृति प्रभावित हो रही है। कर्नल वेदव्रत वैद्य ने बताया कि गंगा मशाल यात्रा गंगा सागर तक जाएगी। जहां भी रुकेगी वहां नदियों और जलीय जीवों को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। ये जो 1 से 3 नवंबर तक है गंगा उत्सव मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में गंगा मशाल का आयोजन किया जा रहा है। ये मशाल जो है 3 नवंबर को दिल्ली से फ्लैग ऑफ की गई थी, जो कि माननीय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू द्वारा की गई थी। ये मशाल दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल तक जाएगी। ये 5 राज्यों को क्रॉस करके सभी जगह इसका सम्मान किया जाएगा। जहाँ जहाँ निर्धारित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसका सम्मान किया जाएगा और उसको फिर वापस दिल्ली में फ्लैगिंग किया जाएगा। इस मशाल का उद्देश्य है गंगा रिजुविशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना आवाम में, और ताकि जो जितने भी लोग हैं वो गंगा के प्रति जो सफाई है, स्वच्छ अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छेड़ा है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। उसके बाद आज ये मशाल यात्रा, इन सब का ये उद्देश्य है कि आम आदमी को गंगा की महत्ता के बारे में बताया जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि गंगा को साफ रखें और इसको गंदा ही ना करें तो साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऋषिकेश से गंगा मशाल यात्रा आम जनता को गंगा की महत्ता व इसको साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करने के लिए प्रारंभ की गई थी। मां अन्नपूर्णा देवी की शोभा यात्रा का दिल्ली से चलकर उन्नाव पहुंचने पर उसका स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि 107 साल पुरानी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से वापस लाने के लिए उन्नाव वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब पता चला कि आज से 107 साल पूर्व यह मूर्ति चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री को जब यह ज्ञात हुआ कि यह मूर्ति भारत की है और माता अन्नपूर्णा देवी जी की है, तो उन्होंने अथक प्रयास करके इस मूर्ति को भारतवर्ष लाए जाने का काम किया। आज ये रथ यात्रा के माध्यम से दिल्ली से अयोध्या होते हुए वाराणसी जा रही है। वाराणसी में इसका विधिवत पूजन स्थापना करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको स्थापित करेंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। दिल्ली में प्रदूषण से हालात हुए गंभीर, सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता। उठाए गए प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई बड़े कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहोदरी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, हमने 10 विश्वविद्यालय और 40 मेडिकल कॉलेज बनवाए, जो कि हमने 2017 के घोषणा पत्र में कहा था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत निजी क्षेत्र की पहली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का किया उद्घाटन। कहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।